मकामात पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी। आतंकी एक्टिविटीज में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कहां-कहां किन-किन अजला में ये रेड मारी गई है आपको बताते हैं। शोपियां, पुलवामा, काजीगुंड में छापामार कार्रवाई देखने को मिली। तो पामपोर के संभूरा में भी तलाशी अभियान चलाया गया। तो ये 3 तस्वीरें हैं अलग अलग मकामात की, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एनआईए की टीम पहुंची तो उस कैसे घरों में तलाशी लिया गया। शोपियां और काजीगुंड, पुलवामा, ये 3 तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शोपियां की, पुलवामा की और काजीगुंड की, जहां पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। और ये 8 इसके अलावा ये 3 तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन 8 मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है। और जम्मू कश्मीर के ये 8 जगह हैं। खासकर 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये दरअसल शोपियां की है, पुलवामा की है और काजीगुंड की है। मौलवी इरफान के रिहाइश पर, घर पर छापा मारा गया और इसके अलावा आदिल के घर पर भी छापा मारा गया और मुजम्मिल के घर पर भी रेड की गई। पामपोर के संभूरा में भी तलाशी अभियान को अंजाम दिया गया, यानी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और शोपिया में इरफान मौलवी के घर पर रेड मारी गई। वो इरफान मौलवी जो इस वक्त एनआईए की कस्टडी में, जो इस पूरे मामले का एक अहम कर्ता धर्ता माना जाता है, जिसने जो उमर नबी था उसे लॉजिस्टिक्स कहा जा रहा, जो आरोप है, जो इल्ज़ाम है, इस मौलवी इरफान ने फराहम कराए थे। जिसके बाद अब एनआईए उन जगह, उन मकामात का रुख कर रही है जहां से इनका ताल्लुक है, जिसमें पामपोर की संभूरा और इसके अलावा शोपियां, पुलवामा, काजीगुंड में ये छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। तो जम्मू कश्मीर में पूरे 8 ऐसे मकामात थे जहां आज छापे रेड किया गया एनआईए की जानिब से। और वहां पर जिन मुलजमीन को इस वक्त हिरासत में एनआईए ने कस्टडी में रख रखा है, उनके घर वालों से भी पूछताछ की गई। तो शोपिया में एनआईए ने इरफान मौलवी के घर पर रेड मारी। आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन सुबह से शुरू हुआ, पीर की सुबह से शुरू हुआ और इस दौरान इरफान मौलवी के घर वालों से, अहले खाना से पूछताछ की गई। दिल्ली बम ब्लास्ट केस में आरोपी इरफान मौलवी पिछले 1 महीने से, अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया कि एनआईए की कस्टडी में, उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिसके बाद एनआईए का जो जांच पड़ताल का दायरा है वो वसी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह इरफान को 18 तारीख को अपने ही घर में गिरफ्तार किया गया था, तो आरोप यही है कि दिल्ली बम धमाकों में ये मुलविस था और इन्होंने पहले नवगाम में ये नमाज पढ़ाते थे और उसी दौरान रात के वक्त में इन्होंने कुछ लड़कों से वहाँ पे पोस्टर चस्पा करवा दी। मैं बाज़ाब्ता तौर पे वो जैश मोहम्मद जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, उनके पोस्टर बताए गए थे। तो उसके बाद ये कार्रवाई चलती रही, चूँकि दिल्ली बम धमाके में कई ऐसे डॉक्टर्स भी गिरफ्तार हुए जो पढ़े लिखे और हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, चूँकि उनको वाइट कॉलर टेररिस्ट भी कहा गया है। 18 मई को गिरफ्तार हुआ था इरशाद मलिक, न्यूज़ सिटी नेटवर्क, नदीगाम, शुपियान। आईजी बीएसएफ कश्मीर अशोक यादव ने बीएसएफ हेडक्वार्टर बडगाम में प्रेस ब्रीफिंग कर कहा कि बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कामयाबी हासिल की है। इंडियन आर्मी की दूसरी सिस्टर एजेंसियों के साथ मिलकर हमने कहा कि एलओसी पर कई लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा बीएसएफ ने इंडियन आर्मी की दूसरी सिस्टर एजेंसियों के साथ मिलकर कुछ दहशतगर्दों को मार गिराया है और गोला बारूद भी बरामद किया। साथ ही कहा कि हमारी यूनिट लॉन्चिंग पैड पर कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि इन लॉन्चिंग पैड्स पर तकरीबन 120 दहशतगर्द हैं जो हमेशा दरअंदाजी करने की फिराक में रहते हैं। During the year 2025-26, BSF Kashmir Frontier achieved huge operational successes in close coordination and synergy with the Army and other sister agencies. The most remarkable achievement was the first phase of Op Sindoor, where BSF units along with the Indian Army had effectively executed fire assaults on park posts and terrorist launching pads along the LOC, displayed strong, accurate and professional response, including its artillery regiments
had carried out heavy and accurate shelling and firing on enemy posts and bunkers, causing huge casualty to Pak troops, heavy damage to their forward posts, and complete destructions of some of their terrorist launching pads along the LOC. BSF's professional, effective, and impactful action against the enemy during Op Sindoor was greatly appreciated by Honorable Prime Minister of India, Union Home Minister, and Union Defence Minister, and heads of other security agencies. अनंतनाग पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ, सीआरपीएफ और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर आज सदूरा रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल का मकसद इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए सभी सिक्योरिटी एजेंसियों की तैयारी का पता लगाना रहा। ये अनंतनाग में मॉक ड्रिल की गई है। ये सदूरा रेलवे स्टेशन पर मुश्तरका मॉक ड्रिल की गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि नागहानी सूरत हाल अगर होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। सांबा जिले के चंडली गांव में मकामी लोगों को एक मुश्तबा सफेद बॉक्स मिला जो एक गुब्बारे से बंधा हुआ था। इतना मिलते ही पुलिस पोस्ट गोरान और पुलिस स्टेशन सांबा की टीमें मौके पर पहुंची और बॉक्स को अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने यानी बम स्क्वाड अमले ने बॉक्स की जांच की और जांच के दौरान मुश्तबा सफेद बॉक्स में रेडियो साउंड मिला, जिसमें पुलिस ने लोगों से अपील की जिसके बाद कि किसी भी मुश्तबा अशिया को या सामान की जानकारी फौरन करीबी पुलिस स्टेशन को ज़रूर दें और उसे ऐसे खुद से ना छेड़ें। पीर को पुंछ में नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना की 12 बिहार रेजिमेंट के 2 जवानों ने वक्त रहते राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव खून का तिया देकर 2 खवातीन की जान बचाई। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती शरीफा बी और शमीम अख्तर, जिनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, जो अस्पताल के ब्लड बैंक में भी दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से खवातीन के अहले खाना खून को ढूंढने के लिए ब्लड के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। ये हमको खून की ज़रूरत थी। मेरी बेटी शरीफा भी इधर दाखिल थी अस्पताल में, तो इसका खून नहीं मिल रहा था, तो एक बोतल का लगाई तो फिर नहीं मिल रहा था। तो आज आर्मी वाले दुआए उन्हें के खून दिया। शुक्रिया आर्मी वाले को मैं करता हूँ, सलाम करता हूँ मैं शुक्र उनका। जो है ये देश की राखी भी करते हैं, तो अवाम की वफादार भी है, तो उन्होंने खून भी आई दिया, उनका मैं बहुत उनको सलाम में कर। आज हमें जो है एक ब्लड की जो है मनफी ग्रुप की जो है बी नेगेटिव ए नेगेटिव हमें शॉर्टेज पड़ गई, तो हमने अपनी जो है इंडियन नेशनल फ़ौज के ऑफिसर जो हैं 12 बिहार रेजिमेंट की जो पुंछ में यहाँ पे पोस्टेड हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि तो हमारी जो हेल्प कीजिए। तो उन्होंने आज यहाँ पे अपने जवान जो हैं 2 भेजे, एक बी नेगेटिव वाला और एक ए नेगेटिव वाला। उन्होंने हमें ब्लड यहाँ डोनेट किया और ये दोनों ब्लड जो है यहाँ पे जो पेशेंट हमारे पास हैं उनको हमने जो है ट्रांसफ्यूज़ करने हैं, उनकी जानों को बचाना है। तो इस मौके पर मैं अपनी फ़ौज को ख़ास करके 12 बिहार रेजिमेंट जो हमारे पुंछ में यहाँ पोस्टिंग है, जो हमारी हर वक्त जो हमारे साथ सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारे ऐसे टाइम में जहाँ जब हमारे पास कोई शॉर्टेज पड़ती है तो हमारी वो हेल्प करते हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के जल जीवन घोटाले से जुड़ी हुई है। आपको बताएं कि घोटाले को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट में डिफेमेशन का केस दायर किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव ने ये मुकदमा किया है। हाईकोर्ट ने अशोक कुमार परमार को समन भेजा है। 4 मीडिया संस्थानों पर भी, 4 मीडिया इदारों पर भी मुकदमा हुआ है। 3 फरवरी को आपको बताएं कि अगली सुनवाई इस मामले पर हाईकोर्ट में होगी। और ये पूरा मामला क्या था, ये आपको तफसील बताते हैं कि पूर्व आईएएस अधिकारी थे अशोक परमार। उन्होंने अगस्त 2023 में जल जीवन मिशन में घोटाले का दावा करते हुए एलजी मनोज सिन्हा के तत्कालीन सलाहकार यानी उस वक्त के सलाहकार आर भटनागर और उस वक्त के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और दिगर पर एहलकारों पर कई संगीन इल्जामात लगाए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि लाखों रुपए कीमत की पाइपें बिना ही टेंडर किए, मुख्तस किए, बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए खरीदी गई। कई पाइपों को पहाड़ी इलाकों में जलापूर्ति के प्रयोग के लिए इसे सही नहीं पाया गया। हालांकि प्रदेश प्रशासन ने उनके तमाम आरोपों को नकारते हुए कहा था कि जल जीवन मिशन में सही तरीके से काम हो रहा है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के डिफर्मेशन मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। कोर्ट में क्या हुआ और क्या दलीलें रखी गई और आगे क्या होने वाला है, इसी तमाम चीज़ों पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उनके एडवोकेट। सर, जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है, क्या हुआ है? आज तो उन्होंने पहले मानहानि का अपना एक दावा जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया हुआ था, जो काफ़ी सारे जो डिफेमेटरी लेटर्स डिफेंडेंट्स ने उनके खिलाफ लिखे हुए थे। तो उन्होंने जो जल जीवन मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, तो उसको जो इम्प्लीमेंटेशन को जम्मू एंड कश्मीर में लेके जो कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और इरेगुलरिटी और इलीगलिटी को लेके, उनको लेकर उन्होंने यहाँ पे एक जो सूट डैमेजेस के लिए फ़ाइल किया था और उन्होंने उन आरोपों को बुनियाद बताया था। अभी उन्होंने रिसेंटली एक आरटीआई फाइल करी थी जिसमें कि जम्मू कश्मीर की एंटी करप्शन ब्यूरो, जो कि करप्शन को लेके जे जांच करती है, जिनके पास काफ़ी सारे लेटर डिफेंडेंट नंबर 1 अशोक जी ने लिखे थे, तो उनको पूरी जांच करने के बाद जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उनकी रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है, जिसमें ये पाया गया है कि इस तरह की कोई भी इरेगुलरिटी या इलीगलिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन में उनके कार्यकाल में नहीं थी। ये सारे एलिगेशंस प्राइमा फाशी बेसलेस होने के बाद भी ये पब्लिश क्यों हुए? तो इसमें हमारा अभी के लिए यही कहना है कि तमाम अशोक परमार के अलावा तमाम 4 जो दूसरी डिफेमिंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन लोगों ने अपने साइड से जो एक ड्यू डिलिजेंस बोला जाता है और जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने फॉलो नहीं किया या जिस स्तर तक करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। तो आज कोर्ट ने, जज साहब ने संज्ञान लिया है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 फरवरी की डेट लगाई है और इसके चलते आगे उन्होंने रजिस्ट्रार कोर्ट में भी 9 की डेट लगाई है, 9 अप्रैल की डेट लगाई है और फिर आगे जैसे जैसे चलता जाएगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होने वाली है और स्टार्ट कोर्ट में भी 9 अप्रैल इसकी डेट लगा दी गई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इमामुन नबी ने बताया है कि बारामुल्ला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने पार्लियामेंट के अपने पहले ही दिन एक चिट्ठी राहुल गांधी समेत कई बड़े पॉलिटिकल लीडरान को हाथों हाथ सौंप कर जम्मू कश्मीर के लिए शांति का रोड मैप, अमन का रोड मैप पेश किया है। इमामुन नबी के मुताबिक इंजीनियर अब्दुल रशीद ने दलगत पार्टी लाइंस की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर संसद हॉल में, पार्लियामेंट हॉल में हर नेता तक खुद जाकर ये चिट्ठी पहुंचाई है। इस चिट्ठी में लिखा क्या है, इस खत में लिखा क्या है, वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि 1947 से भारत पाक कशीदगी की कीमत जम्मू कश्मीर ने चुकाई है। 80,000 से ज़्यादा जानें गई हैं और तशद्दुद अब आम बन गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अक्सर गलत तरह से भारतीय या पाकिस्तानी प्रॉक्सी बताकर असली जो स्टेक होल्डर्स हैं उससे दूर कर दिया गया है। इंजीनियर अब्दुल रशीद ने सभी जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और साथ ही साथ मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की है। वहीं कश्मीरी पंडितों और 90 की दहाई में जब नकल मकानी करने पर मजबूर हुए थे कश्मीरी पंडित, उनकी वादी वापसी पर जोर इस खत में दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर घमासान जारी है। अब संघर्ष समिति ने इंतबा दिया है कि अगर उनकी मांगों पर वक्त रहते उनकी मांगों को हल नहीं किया गया तो वो 2008 के बम बम भोले के जैसा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने संत समाज और अलग अलग मठों से जुड़े लोग शामिल हैं, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि MBBS की सीटों में दाखिले को लेकर वो किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, और खासकर ऐसा संस्थान जिसे हिंदू श्रद्धालुओं के दान से चलाया जा रहा हो। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को अब संत समाज ने भी अपना समर्थन दे दिया है। मेरे साथ जो संत समाज को यहाँ पे प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, आपने इस एजुकेशन को ज्वाइन किया है, उसके पीछे क्या मकसद? देखिए, ऐसा ज्वाइन करने वाली बात नहीं है। जहाँ सनातन की बात हो, जहाँ एक अपने आप में ये लगे कि कहीं गलत हो रहा है, उसी को लेकर के जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास ने भी अपना समर्थन दिया। आज हमारे बीच में रमेश्वर दास जी बोल रहे हैं, वो किस लिए आए हैं?
वो अपने मठ मंदिर में बैठ सकते थे, लेकिन इसलिए आए कि अगर हमें जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, सनातन को जरूरत है, इसलिए मठ मंदिर छोड़ के सारे लोग बाहर आए हैं और हम इनको पूर्ण समर्थन अपना देने आए हैं। आपत्ति किस बात पे है? आपत्ति इस बात की है कि माता वैष्णो देवी के पैसे हों, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का वो सारा जो खर्चा है वो कहीं और लगे, वह बर्दाश्त नहीं है। बच्चे जो आए हैं नीट करके पास होके आए हैं, वो दूसरे कॉलेजों में उनको शिफ्ट कर दो और यहाँ मनियाटी यूनिवर्सिटी को अनाउंस करके हमारे ही बच्चे पढ़ें, ऐसी व्यवस्था इनको करनी चाहिए जैसे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में की है। इंसाफ किससे चाहिए, किसके खिलाफ आपको पता? साफ खिलाफ हम किसी के नहीं है, खिलाफ इस पद्धति के खिलाफ हैं। अगर राज्यपाल जी यहाँ चेयरमैन हैं और श्राइन बोर्ड जहाँ बोर्ड का फैसला है, इसके खिलाफ हैं कि आपका फैसला गलत है, इसको बदलो, फैसले के खिलाफ है, ना कि किसी जाति। इसका हल कैसे लगता है आपको? संशोधन करके? मुझे लगता है कि जैसे पार्लियामेंट चल रही है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेंबर हैं उन्होंने भी बात रखनी चाहिए। जो हमारे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल जी हैं वह अपना फैसला ले सकते हैं, सभापति हैं, तो ये जल्द फैसला ले ले और ये तनो तनी वाला जो माहौल है इसको खत्म कर दें। आपकी एजुकेशन जो है आगे किस तरह से चलने वाली है, किस तरह से आप मुझे लगता है कि दूसरा बम बम बोले ना बन जाए। मुझे जो लग रहा है कि कहीं दूसरा आंदोलन ना बने, इसको संभालने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं साफ जो है ये संकेत दिए गए हैं कि ये 2008 की एजिटेशन बन सकती है यदि समय पे जो है इसको ठीक नहीं किया गया। इसमें जो हिंदू संगठन हैं और बाकी जो संत समाज के जितने भी यहाँ पे न्यास हैं, सब ने अब श्री माता वैष्णो देवी जो संघर्ष समिति बनी है उसके संघर्ष में जो है सम्मिलित हो चुके हैं और आने वाले दिनों में एक बड़ा जो एक एजिटेशन है वो लॉन्च हो सकता है यदि इस विवाद को जल्द नहीं सुलझाया गया। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ कश्मीर न्यूज में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। पुंछ में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। टूर्नामेंट में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए नागरिकों को दी गई श्रद्धांजलि। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक, प्रधान पृथ्वी सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। बड़गाम में कई इमारतों में लगी आग, आग से हुआ काफी नुकसान। जम्मू में कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने में विश्वास रखती है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने दी चेतावनी, कहा मसले जल्द हल नहीं हुए तो 2008 के बम बम भोले जैसे आंदोलन करेंगे। जम्मू में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी, एआईसीसी ऑब्जर्वर रितु चौधरी ने संगठन में बदलाव का दिया संकेत। पामपोर के एमएलए हैं हसनैन मसूदी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बिजनारी बटडलू पामपोर में वाटर सप्लाई स्कीम का इब्तिदा किया। इस स्कीम को 7 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट पुलवामा जिले में पहला है जिसमें 4 मॉडर्न लिफ्ट स्टेज शामिल हैं। इस स्कीम के जरिए बिजनारी और बटडलू की आदिवासी जो आबादी है उसको पहली बार साफ और पीने का पानी मिलेगा, साफ और शफाफ पानी मिलेगा पीने के लिए। कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था जो पाइप्ड वाटर का। तो ये 9 करोड़ की लागत से ये स्कीम बन गई और ये यूटी में जम्मू कश्मीर में तकरीबन सबसे पहली है जो मल्टी स्टेज ये वाटर सप्लाई स्कीम है कि कई मरलों पर इसमें लिफ्ट होता है पानी। 9 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आया है। इससे हमारी सारी जो आबादी है, 3 देहात जो हमारे हैं, 3 हैबिटेशन बरदलो, बट्टन और वजनारी, वहाँ पानी की फराहमी यकीनी बन गई, मुमकिन बन गई। और अभी 1 साल पहले बड़ी दिक्कत होती थी, ये सारा पोर्टेबल वाटर वहाँ सप्लाई होता था, यहाँ पानी की कमी होती थी, लेकिन इससे सारा वो मामला सारी इस इलाके का अब ये एड्रेस हो गया, वो प्रॉब्लम एड्रेस हो गई। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी हमारे इसी इलाके में और प्रोजेक्ट्स, एक 16 करोड़ की हमारी स्कीम है क्रू के लिए अमृत 2 के तहत। आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले हमने वहाँ पर अभी देखा काम की रफ्तार का हमने जायजा लिया पामपुर में। वादी कश्मीर में कमर्शियल कैब ड्राइवर्स के स्टेक होल्डर्स ने अगले हफ्ते से चक्का जाम करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि राइड हेलिंग
एग्रीगेटर्स गलत तरीके से अपना रहे हैं। कई लोकल ऐप के तहत काम करने वाले ड्राइवरों का दावा है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने किराए कम कर दिए हैं और पीक आवर्स में सर्ज प्राइसिंग भी खत्म कर दी है, जिससे उनकी कमाई बहुत कम हो गई। एक ड्राइवर ने कहा कि एग्रीगेटर्स यहाँ माफिया चला रहे हैं। उन्होंने हमारे रेट कम कर दिए हैं और सर्ज चार्ज हटा दिए हैं, जिससे हम खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। ऑल कश्मीर कमर्शियल बेस्ड ऐप ड्राइवर्स की जो इस वक्त एक एसोसिएशन है यहाँ पे, उनकी एक देरीना मांग रही है कि जो एग्रीगेटर्स हैं वो पिछले कई सालों से यहाँ पर धांधलियाँ कर रहे हैं। भले ही फिर वो सर्ज का टाइम हो, भले ही फिर पैसेंजर उठाने का टाइम हो या इन ड्राइवर्स को पैसेंजर देने का टाइम हो। आपको बताएं इस वक्त हमारे साथ तमाम ये ड्राइवर हजरात मौजूद है, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। आप पहले अपना परिचय दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद शेख है। मेरा प्रोफेशन ड्राइवर है, एज ए कैब ड्राइवर। हम टैक्सी सर्विस ऑपरेट करते हैं श्रीनगर में एग्रीगेटर्स के द्वारा पिछले 3-4-5 सालों से। और हमने देखा तनवीर, इससे पहले भी पिछले साल की भी अगर बात करें तब भी आपका इशू रहा था, रिजॉल्व नहीं हुआ। एग्रीगेटर्स कहीं ना कहीं धांधलियाँ कर रहे हैं और अब आप लोगों ने डिसाइड किया कि चक्का जाम करेंगे। जी, हमारा अभी वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले हम पहले स्टेप पे ही आए हैं। हमें आज 5 साल हुए, आपको भी ये पता है और भी जितने भी न्यूज़ एडिटर हैं सबको ये पता है, पिछले 5 सालों से हम सफ़र कर रहे हैं। हाई अथॉरिटी नीचे से 0 से A से Z तक हम गए हैं, हर किसी अथॉरिटी के पास गए हम, हाई अथॉरिटी के पास भी गए हम। सारी प्रॉब्लम्स हमने उनको A to Z बोली हैं और सब ने कहा है कि हम करेंगे ये सॉल्व, बट सॉल्व नहीं हुई अभी तक। और ये एग्रीगेटर्स का जो ये माफिया है 5 सालों से बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें हम दबे हुए हैं, पिसे जा रहे हैं। और जो 5 साल पहले रेट थी, आज वो रेट्स नहीं है, आज उससे भी बदतर इन लोगों ने हमारे साथ किया है। अपना कमीशन ये 15% ये बराबर लेते हैं। अगर पिछले साल 200 रेट था, आज उन लोगों ने 120-30 किया है और 15% कमीशन ये लोग बराबर ले रहे हैं, जबकि इनको कमीशन भी कम करना चाहिए था। तो ये 5 सालों से हम बहुत सफ़र में आए हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। इनको बोल बोल के हम थक चुके हैं, हर किसी जगह हमने चीखा चिल्लाया है, बट कोई भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। जबकि इनके एग्रीगेटर्स ने हमें ये भी कहा है हम सबको पैसा दे रहे हैं। हाँ, हमारी जो यहाँ पे यूनियन है जेके रेडियो टैक्सी, वो अभी तक मुतालबा कर रही थी सरकार से, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो जब रिस्पॉन्ड नहीं आया तो हम सब ड्राइवर्स मजबूर हो गए एक स्ट्राइक देने के लिए। इसमें किसी भी यूनियन का कोई ये नहीं है कि हम सब ड्राइवर मिलके अपने हक के लिए उठे हैं अभी। और ये बताइए कि अभी आने वाले दिनों में, जैसा अभी आपके सहयोगी भी कह रहे थे कि कोई नज़रसानी नहीं हुई, किसी ने बात नहीं की, तो सुनने में आ रहा है कि आप लोग चक्का जाम भी करेंगे। बिल्कुल, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी, डिमांड्स नहीं है, हमारा बेसिकली हक है। अगर हम सुबह घर से निकलते हैं, कमाने के लिए निकलते हैं, तो अगर हम गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं तो कम से कम 300 रुपये अगर हम राइड ढूंढेंगे ना, उसमें पेट्रोल ही जाता है हमारा। अगर राइड नहीं मिलेगी तो हमारा ये समझते 600-700 रुपये गाड़ी का खर्चा आएगा। अगर गाड़ी बैठी भी रहेगी घर पे तो कम से कम 1000-1500 तो बंदा कमाना चाहिए गाड़ी पे। अगर 12 लाख की गाड़ी ली है, कम से कम 1500 तो कमाना चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से, ये आप देख पा रहे होंगे तमाम जो यहाँ पर ड्राइवर हजरात आज जमा हुए हैं। ये ऑल कश्मीर कमर्शियल ऐप बेस्ड ड्राइवर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की तरफ से यहाँ जमा हुए हैं और ये क्लियरली कह रहे हैं कि एग्रीगेटर्स जो हैं पिछले कई साल से वो धांधलियाँ कर रहे हैं और जिसके चलते हुए इनको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। भले ही जब टैक्सीज में सर्ज का टाइम हो, वो सर्ज का एक्स्ट्रा पैसा भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है और वही कहीं ना कहीं एग्रीगेटर्स की तरफ से धांधलियाँ हो रही है। अब ये लोगों की यही डिमांड है कि आने वाले वक्त में अगर इनके इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो आप देखेंगे महज अगले 5 दिन के अंदर यहाँ पर पूरा चक्का जाम हो जाएगा। चक्का जाम यानी कि ऐप बेस्ड ऐप्स जितनी भी हैं आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि हम जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी मिले, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट सामने नहीं आया। अब ये देखना होगा कि आने वाले 1 हफ्ते में अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई उसके बाद ये क्या स्टेप लेंगे। जैसा आपने खुद भी सुना, इन्होंने कहा कि हम चक्का जाम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।